सभा चुनाव में पार्टी को किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करवाया जाए, क्योंकि 2024 की जो लड़ाई होगी वो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होगी, क्योंकि जदयू बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हुए और नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ और खास करके मोदी के खिलाफ वो दिल्ली में तमाम जो बड़े विरोधी दल के नेता हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किए थे, एक फ्रंट पर लाने का प्रयास किए थे ताकि बीजेपी के विजयी रथ को 2024 में रोका जा सके। लेकिन जिस तरीके से शुरू में ये मुहिम चलाई गई थी, धीरे धीरे वो ठंड होती गई। लेकिन आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद ये एक बार फिर से तय होगा कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा, उसमें जदयू की क्या भूमिका होगी। नीतीश कुमार वैसे उनके तमाम जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता भले ही चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए, लेकिन पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात से इनकार कर चुके हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन महागठबंधन के अन्य घटक दल की तरफ से अभी भी ये बात बीच बीच में उठती रहती है कि 2024 में महागठबंधन के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार को पेश किया जाए। तो इन तमाम इश्यूज पे बात होगी कि कितना बेनिफिट होगा नीतीश कुमार को आगे। जाहिर तौर पर आदित्य, मौजूदा हालात में जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संजो कर रखना कितनी बड़ी चुनौती है और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जदयू के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है महागठबंधन में अपनी भूमिका। अब क्योंकि जिस तरीके से बीच बीच में ये मांग उठते रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली की राजनीति में जाना चाहिए और बिहार की कमान तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए, तो जब 2024 की लड़ाई इतनी साधारण लड़ाई नहीं है अमृत, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का मॉरली हाई है, क्योंकि कुर्नी की विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी 8 दलों के प्रत्याशी को अकेले अपने बूते पर हराती है, तो उसके बाद बीजेपी के वर्करों का मनोबल वैसे भी बहुत बढ़ा हुआ है कि बिना नीतीश कुमार के भी हम महागठबंधन के तमाम घटक दलों के प्रत्याशी को अपने बूते हरा सकते हैं। तो ये जदयू के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि 24 के चुनाव में बीजेपी को आखिर किस रणनीति के तहत हराया जाए, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता, बिहार बीजेपी के हों या खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 8 तारीख को अपने संबोधन में कहा था कि कुर्नी का जो उपचुनाव है वो बिहार के आगे की भविष्य को तय करेगा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी बीजेपी से लड़ने के लिए एक मंच पर और बिना किसी स्वार्थ के एक मंच पर आना होगा। और महागठबंधन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो 8 दल हैं उसको उनके जिम्मे कितनी सीटें आएगी। तो महागठबंधन के तमाम घटक दलों के सामने में सबसे बड़ी चुनौती 2024 में ये आने वाली है कि 40 सीट में से किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है जिस पर वो चुनाव लड़ते हैं, उस पर एक राय रखना बहुत ही मुश्किल है। जी ठीक है आदित्य, क्या कार्यकर्ता और नेता खुश हैं जो मौजूदा स्थिति है या जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें कई नेता हैं जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद रहती है, पर गठबंधन हो जाने की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिलता, उन्हें मौका नहीं मिलता। तो इस वजह से जमीनी स्तर पर एक जो नेताओं की सहभागिता होती है, कार्यकर्ताओं की बेहतर कोशिश होती है, वो कुर्नी में भी देखने को नहीं मिली है। इससे पहले के चुनाव में भी कहीं ना कहीं तकरार एक नजर आया स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच। जी बिल्कुल, देखिए अमृत, जिस तरीके से बिहार विधानसभा के 3 उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो मोकामा हुआ हो, गोपालगंज हुआ हो या अभी हाल फिलहाल में कुर्नी का जो चुनाव हुआ है, उसमें भले ही प्रदेश स्तर के नेता की एकजुटता सामने दिखी, चुनाव प्रचार में भी गए, एक दूसरे के चुनाव प्रचार में भी गए, लेकिन जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की एकजुटता है वो उसमें कोऑर्डिनेशन में कमी दिखी। क्योंकि हर आदमी चाहता है, राजनीति में करने वाले हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो चुनाव लड़े, और जब 8 दलों का गठबंधन हो जहां ये तय नहीं है कि किसके जिम्मे में कौन सी सीट आएगी, तो कार्यकर्ताओं के बीच में हल्का निराशा होती है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से महागठबंधन का स्वरूप बना, और क्योंकि नीतीश कुमार और उधर तेजस्वी यादव दोनों एक मंच पर साझा करके अपने वर्करों को ये समझाने का प्रयास किए कि जब तक हम दोनों आदमी मिलेंगे नहीं तब तक बीजेपी के विजय रथ को रोका नहीं जा सकता है। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि नेताओं के दिल मिल गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल कितने दिलों में मिलेंगे ये भी भविष्य के गर्त में है। जी ठीक है आदित्य, बिहार में समीकरण बेहद खास है। क्या उन समीकरणों पर ललन सिंह फिट बैठते हैं, और अगर बैठते हैं तो कितना बैठते हैं? देखिए अमृत, जदयू का जो मास वोट बैंक रहा है वो अतिपिछड़ों का वोट बैंक रहा है, क्योंकि
MOI समीकरण के सहारे 15 वर्षों तक नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की सरकार, राजद की सरकार रही है। उसके बाद जब से नीतीश कुमार आए, उन्होंने लवकुश समीकरण बनाया और अतिपिछड़ों की राजनीति की, और जिस तरीके से सवर्णों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि कुछ दिनों से बोचहाक का जब उपचुनाव हुआ था, बोचहाक के उपचुनाव में जब भूमिहार वोटरों का बीजेपी के प्रति गलत नजरिया गया था, और उसी का परिणाम हुआ था कि भूमिहार वोटर आरजेडी को समर्थन दिए थे और वहां बीजेपी को समर्थन नहीं दे करके वहां जश्न माना था कि भूमिहार। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने से एक समीकरण जो है वह स्थिति बेहतर है जेडीयू की। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे।